हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर नंबर 1 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम क्या है? Question number 2, which hormone is released by ovary during later days of pregnancy? प्रेगनेंसी के later days में ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? So without delay, let's move to other topic. You have learnt about human reproductive system and its functions in chapter number 3. आपने चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा। Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. What do you understand by this term? चलिए अब हम इसके साथ ही मिलता जुलता टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म से आप क्या समझते हैं? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग है कि स्वस्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि नॉर्मली काम करते हों। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. लेकिन वास्तव में यह एक बहुत विस्तृत टर्म है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम रिप्रोडक्शन के भावनात्मक तथा सामाजिक पहलू भी शामिल करते हैं। According to World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के सभी पहलू यानी शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक तौर पर कुल कुशलता है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. इसीलिए एक समाज जिसमें सभी लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल काम करते हैं तथा सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उन लोगों की भावनात्मक तथा व्यवहारिक इंटरैक्शन हो, उस समाज को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। Why it is significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखना क्यों जरूरी है तथा इसके क्या तरीके हैं, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs called family planning programs. भारत विश्व के उन देशों के बीच पहला देश था जिसने टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समाज का एक गोल लिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई एक्शन प्लान्स तथा प्रोग्राम्स चलाए। इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहते हैं तथा यह 1951 में शुरू किए गए थे। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर (RCH) प्रोग्राम्स। इन्हीं प्रोग्राम्स का कुछ सुधरा हुआ रूप जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित ज़्यादा एरियाज को कवर करते हैं, आजकल एक प्रसिद्ध नाम RCH यानी रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम पर चलाए जा रहे हैं। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. इन प्रोग्राम्स के मुख्य कार्य समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने के लिए लोगों में रिप्रोडक्शन से संबंधित पहलुओं के प्रति सतर्कता पैदा करना तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करना है।
With the help of audiovisual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the public about reproduction related aspects. रिप्रोडक्शन से संबंधित पहलुओं के बारे में लोगों में सतर्कता पैदा करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ऑडियो विजुअल तथा प्रिंट मीडिया की मदद से प्रयास किए जा रहे हैं. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of above information. इस इंफॉर्मेशन के प्रसार में पेरेंट्स, नज़दीकी रिश्तेदार, शिक्षक तथा फ्रेंड्स का भी बड़ा योगदान होता है. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. बच्चों को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में अफवाहों तथा गलत फहमियों में विश्वास करने से रोकने के लिए उन्हें रिप्रोडक्शन की सही इंफॉर्मेशन देने के लिए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देने को बढ़ावा देना चाहिए. Proper information about reproductive organs, adolescents and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, STD, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Reproductive organs, adolescence यानी प्यूबरिटी तथा संबंधित बदलाव, सेफ तथा हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी, एड्स आदि की सही जानकारी का होना लोगों की मदद करता है, विशेष तौर पर उन लोगों की जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप के हैं, ताकि वह स्वस्थ रिप्रोडक्टिव लाइफ को व्यतीत कर सकें. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families of desired size. लोगों को शिक्षित करना, विशेषकर उन लोगों को जो कि फर्टाइल कपल्स तथा मैरिजेबल ग्रुप के हैं, उन्हें बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करने, जन्म के बाद माता बच्चे दोनों की केयर करने, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस, मेल तथा फीमेल चाइल्ड में भेदभाव ना करने के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि समाज में जिम्मेवार, स्वस्थ तथा छोटे साइज की फैमिलीज आएँ. Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, etc. need to be created to enable public to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सामाजिक बुराइयों जैसे सेक्स अब्यूज़ तथा सेक्स रिलेटेड अपराधों आदि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि वह लोग समाज में से इन बुराइयों को ख़त्म करने का सोचें तथा जरूरी कदम उठाएं, जिससे समाज जिम्मेदार तथा स्वस्थ बन सके. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए अलग अलग एक्शन प्लान्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट चाहिए होगी. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems, infertility, etc. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन यानी बर्थ कंट्रोल, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी आदि से संबंधित लोगों की केयर तथा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए.
Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. लोगों की सही ट्रीटमेंट तथा इफ़ेक्टिव केयर के लिए समय समय पर कई टेक्निक्स तथा स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए. Stauschy ban on the amniocentesis, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female feticide. Massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection. बढ़ी हुई भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस पर कानूनी तौर पर बैन लगाना. एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड लेकर उसका क्रोमोसोम पैटर्न चेक किया जाता है जिससे बेबी का सेक्स पता चल सके. इस टेस्ट पर पूरी तरह से बैन लगाना, बड़ी मात्रा में बच्चों का टीकाकरण आदि प्रोग्राम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि नए तरीके बन सके या पुराने तरीकों को ही सुधारा जा सके. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by scientists at Central Drug Research Institute CDRI in Lucknow, India? क्या आप सहेली के बारे में जानते हैं? यह एक ऑरल बर्थ कंट्रोल पिल है जो कि फीमेल्स के लिए साइंटिस्ट द्वारा CDRI लखनऊ इंडिया में बनाई गई थी. Better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society. सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में जागरूकता, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज मीन्स डॉक्टर्स द्वारा डिलीवरीज तथा जन्म के बाद माँ बच्चे की अच्छी देखभाल के कारण मैटरनल तथा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी माँ बच्चे के मरने की दर कम हो गई है. इसके साथ ही छोटी फैमिलीज़ का होना, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का जल्दी पता चलना तथा उनका इलाज होना तथा सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का बढ़ना समाज के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सुधरे होने की तरफ इशारा करता है. Amniocentesis. Amniocentesis is a technique to determine the genetic disorders, if any, in the fetus by determining the chromosome pattern of the cells in the amniotic fluid of the embryo. Amniocentesis एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम फीटस में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसका पता लगा सकते हैं. इसका पता हम एम्ब्रियो की एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ फ्लूइड निकालकर उसका टेस्ट करते हैं और उसका क्रोमोसोम पैटर्न चेक करते हैं. प्रोसीजर. द फीटस बाथ्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड दैट फिल्स द एमनियोटिक कैविटी. एम्ब्रियो एमनियोटिक कैविटी में होता है और एमनियोटिक कैविटी एमनियोटिक फ्लूइड से भरी होती है एंड फीटस उसके बीच होता है. ड्यूरिंग द 14th और 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी the location of fetus and placenta is determined by sonography. सोनोग्राफी की मदद से प्रेगनेंसी के 14th या 15th वीक में फीटस तथा प्लेसेंटा की लोकेशन को पता किया जाता है. Then a small amount of amniotic fluid is drawn with the help of a special syringe needle. फिर एक स्पेशल सिरिंज नीडल की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है. आफ्टरवर्ड्स द फ्लूइड इज टेस्टेड फॉर क्रोमोसोम पैटर्न. इसके बाद उस फ्लूइड में से सेल निकालकर उन सेल्स का क्रोमोसोम पैटर्न चेक किया जाता है.
एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड इफ एनी। इससे अगर फीटस में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो उसका पता चल जाता है। द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज ऑल्सो टेस्टेड एट द टाइम। इससे हमें एम्ब्रियो के सेक्स का भी पता चल जाता है। Misuse of amniocentesis. By determining the sex of the fetus using this technique, some people were found to practice female feticide. एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक से फीटस के सेक्स को डिटरमिन करने के बाद कुछ लोग फीमेल फेटिसाइड करते पाए गए। टू पुट अ चेक ऑन सच प्रैक्टिस, फीमेल फेटिसाइड यानी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए द सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एमनियोसेंटेसिस हैज़ बीन बैंड। अब एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीटस का सेक्स डिटरमिन करना पूरी तरह बैन हो चुका है। प्लेसेंटा, ये है यूट्रस की जो वॉल, एंड जो फीटस है डैट बाथ्स इन द एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी पूरी तरह से एमनियोटिक फ्लूइड से फिल्ड होती है और फीटस यानी एम्ब्रियो अपना पूरा न्यूट्रिशन एमनियोटिक फ्लूइड से ही लेता है। अब सिरिंज देखिए, यहाँ से हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस। सो इसके साथ ही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।